हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं जल्दी ही पॉलिटी के भी शॉर्ट नोट्स लेके आऊँगी। सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर, जिसका टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखिए, आज हम इंडिया के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट आइडिया किसने पुट फॉरवर्ड किया था? एम.एन. रॉय ने 1934 में। वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सारा बना है, उसका आइडिया पहले किसके किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। वो दिया गया एम.एन. रॉय के द्वारा, ठीक है। ऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ऑफिशियली जो डिमांड किसने की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन 1935। गाइस, ये डेट्स अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने डिक्लेयर किया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फ्री इंडिया का, ये इस तरह से होना चाहिए कि बाहर के इंसान की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, और जो इलेक्शन है वो बेस्ड होने चाहिए एडल्ट फ्रेंचाइज पे। एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि किसी भी धर्म का जो भी व्यक्ति होगा वो वोट कर सकेगा, और 18 के ऊपर का वो इंसान होना चाहिए। और उन्होंने ये डिक्लेयर किया था 1938 में, ठीक है। इस आइडिया को एक्सेप्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 में अंडर अगस्त ऑफर के। गाइस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो एक्सेप्टेंस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया का, वो कब हुआ? 1940 में वो एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अंडर द अगस्त ऑफर, ठीक है। देखिए, ये जो है हमारे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये इंडिया आए थे इस प्रपोजल के साथ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, बट उसको रिजेक्ट कर दिया गया था मुस्लिम लीग द्वारा 1942 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फिर एंड में जाके जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फॉर्म्ड हुई थी 1946 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसको एक कहानी की तरह याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे? देखो, फर्स्ट आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रखा था एम.एन. रॉय ने 1934 में। डिमांड, ऑफिशियल डिमांड किसने की थी? नेशनल कांग्रेस ने 1935 में। जो ये देख लीजिएगा कि जो नेहरू जी ने डिक्लेयर किया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, और इलेक्शन बेस्ड होने चाहिए एडल्ट फ्रेंचाइज पे 1938 में। फिर हमारा जो आइडिया एक्सेप्ट हुआ था 1940 में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक्सेप्ट किया गया था अंडर द अगस्त ऑफर। फिर जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे वो इंडिया आए थे एक प्रपोजल के साथ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, बट वो रिजेक्ट हो गया था मुस्लिम लीग द्वारा 1942 में। फिर एंड में जाके जो हमारी कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली है वो 1946 में फॉर्म्ड हुई थी। बोलो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको अच्छे से याद करें, अच्छे से इसको पढ़े, एक कहानी की जैसे बना ले, आपको बहुत आसानी होगी। फिर हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उस टाइम पे किस तरह की कंपोजिशन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कितने मेंबर्स थे, कितनी सीट्स थी, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 389 थी। ब्रिटिश सीट्स थी उसमें 292। प्रिंसली स्टेट्स के लिए जो सीट्स थी स्टेट्स के लिए जो सीट्स थी वो 93 थी। प्रिंसली स्टेट्स कौन सी होगी? जहाँ पे राजाओं महाराजाओं का शासन था। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए 4 सीट्स थी। अब देख लीजिए गाइस, कई बार ना क्वेश्चन में पूछा, ऑप्शन दिया जाता है 296, ये और ये साथ में ही है, ठीक है। तो अगर 92 का ऑप्शन नहीं होगा ब्रिटिश सीट्स का, तो आप देख लीजिएगा 296 होगा, क्योंकि ये 4 भी इसी में से निकाले हुए हैं चीफ कमिश्नर, ठीक है। तो होता क्या था, जो मेंबर्स थे वो पार्टली इलेक्टेड होते थे और पार्टली नॉमिनेटेड होते थे। इलेक्टेड किए जाते थे ब्रिटिश द्वारा और नॉमिनेट किए जाते थे राजा द्वारा, ठीक है।
अब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो हेल्ड हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। मुस्लिम लीग ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो उस टाइम पे जो फर्स्ट हमारी मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। फिर बाद में जो हमारे इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, जिनको इलेक्ट किया गया था, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। देखिए अब गाइस, इस पूरे प्रोसीजर को, इस पूरे प्रोसेस को कितना टाइम लगा था, याद रखें, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। इतना टाइम लगा था इस प्रोसीजर को कंप्लीट होने में, ठीक है। फिर देखिएगा फिर ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 और इन्फोर्स किया था 26 जनवरी 1950, जिसको आज हम रिपब्लिक डे बोलते हैं। क्या अडॉप्ट किया गया था, आज की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में और इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत बार गलत करके आ जाते हैं। उधर क्वेश्चन देख रहे हैं कि वहां पे अडॉप्टेड पूछा है या इन्फोर्स्ड पूछा है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चीफ आर्किटेक्ट थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चीफ आर्किटेक्ट कौन होते हैं? जिन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिजाइन किया है, ठीक है। ये चेयरमैन भी थे ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब देखिए कैलीग्राफर कौन थे हमारे? कैलीग्राफर कौन होते हैं? जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली अपने हैंड से लिखा था, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। इन्होंने अपने हाथों से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जो कि इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था। तो जो लास्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो था 24 जनवरी 1950। अब देखिए अदर वर्क्स की अगर हम बात करें तो रैटिफिकेशन ऑफ इंडिया मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ 1949। अब रैटिफिकेशन क्या होती है? देखो इंडिया ने मान लिया था कि वो अब एक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। बट इसके बावजूद भी वो जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेंबर थी, जिसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं, कि वो 1949 में उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेंबर भी बना लिया था। उन्होंने कहा था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारी हेड तो हो सकती है, बट हम पे रूल नहीं कर सकते हैं। तो इसी सारे प्रोसेस को रैटिफिकेशन बोला गया था। और ये जो हमारी इंडिया है वो कब मेंबर बनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ? कॉमनवेल्थ की 1949 में। फिर हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947। नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग था जो हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, वो अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं, सो प्लीज कमेंट मी एंड थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।